हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हमारा लेक्चर 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टी.डब्ल्यू. इंगलमैन के बारे में। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया 1882 में, क्या किया 1882 में उन्होंने प्रिज्म को यूज़ किया। किसे यूज़ किया? प्रिज्म को यूज़ किया। और प्रिज्म क्या होता है? तो 3D स्ट्रक्चर होता है ग्लास का, उसमें से अगर वाइट लाइट को पास किया जाए तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर स्पेक्ट्रा बनाती है, मतलब अलग अलग शेड्स में बदल जाती है लाइट के। ठीक है, और उन्होंने वो क्या क्या स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ किया, बराबर है, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। नाउ उन्होंने क्या किया, यही जो लाइट थी, ये लाइट उन्होंने इल्यूमिनेट किया। किसे इल्यूमिनेट किया? तो उन्होंने इल्यूमिनेट किया क्लैडोफोरा को। किसे इल्यूमिनेट किया? क्लैडोफोरा। अब क्लैडोफोरा क्या है? तो वो ग्रीन अलगी है। कौन है? ग्रीन अलगी। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये लाइट उन्होंने यूज़ की और क्लैडोफोरा को इल्यूमिनेट किया, मतलब चमकाया, एंड यूज़ द एरोबिक बैक्टीरिया। और क्या यूज़ किया? एरोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया था उसका नाम था बेजाटोआ। क्या था? बेजाटोआ। ठीक है, अब उन्होंने यह एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? तो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया। और फिर उसके बाद में शोइंग द फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इफिशिएंट इन ब्लू एंड रेड लाइट रीजन्स। अब ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्यों किया? ये शो करने के लिए कि रेड एंड ब्लू लाइट में हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। समझ में आया बच्चों? पक्का पक्का। तो चलो आगे देखते हैं। Engelmann used the prism to split the sunlight into the spectral components, that is different colors. He illuminated a green algae cladophora placed in the suspension of aerobic bacteria। ही देते हैं। अब सुनिए कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में हमारे इंगलमैन जी ने यूज़ किया प्रिज्म। क्या यूज़ किया? प्रिज्म। वो प्रिज्म पे जो सनलाइट है वो सनलाइट डाली भाई उन्होंने, वाइट लाइट। और फिर क्या हुआ, ये वाइट लाइट अलग अलग डिफरेंट कलर्स में स्पेक्ट्रा बना चुकी है, डिफरेंट कलर्स में अलग हो चुकी है। अब ये पोर्शन जो है तुम्हारा, ये है ब्लू पोर्शन, ये पोर्शन जो है तुम्हारा वो है रेड पोर्शन, बराबर है। अब क्या हुआ, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि अब उन्होंने कैसा सेटअप किया, पहले प्रिज्म लगाया, फिर स्पेक्ट्रा लगाया, फिर स्पेक्ट्रा के इधर क्लैडोफोरा लगाया, फिर उसके बाद में उन्होंने एक सस्पेंशन लिया। सस्पेंशन मतलब एक मिक्सचर लिया जिसके अंदर उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया डाला, बराबर है बच्चों। और एरोबिक बैक्टीरिया का नाम तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, बेजाटोआ। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है उन्होंने डाला। अब एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या हो गया? ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या हुआ, ये जब लाइट उन्होंने पास की और हमारा क्लैडोफोरा जो है वो इल्यूमिनेट हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन हमारा अलगी है इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? फोटोसिंथेसिस। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमें तो पता ही है फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन देता है, तो फिर इन्होंने ऑक्सीजन दिया। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो क्लैडोफोरा है उसने कहाँ दिया? तो सबसे ज़्यादा ब्लू और रेड एरिया में दिया। कहाँ पे दिया? ब्लू और रेड एरिया में। उसी वजह से जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है उनका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ब्लू और रेड एरिया के ही पास में रहा और बाकी की जगह पे थोड़ा सा रहा। तो उससे हमें क्या समझ में आता है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि ब्लू और रेड लाइट के तरफ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अगर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी वही हुआ है। तो हमें ये चीज़ कंक्लूड कर दी गई है कि इंगलमैन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट efficient in the blue and red light regions on the spectrum, which roughly resembles the absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B, that is blue light 400 to 500 नैनोमीटर। तो देखिए बच्चों, 400 से 500 के बीच में बराबर आपको ब्लू लाइट दिखेंगी और रेड 600 टू 700, बराबर 600 से 700 के बीच में आपको रेड लाइट दिखेगी। तो ये जो ब्लू है और रेड है इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने के वजह ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेट होता है और एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट, हमें आज तक ये पता था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और फिर उसके बाद में ये हमारे फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। हमें इतना ही पता था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चों। क्लोरोफिल के जगह बहुत से पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स, क्या क्या देख रहे हैं हम, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स, एकदम रैप के जैसा बनाइए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्लोरोफिल ए क्या है। तो क्लोरोफिल ए जो है मोस्टली ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसकी वेवलेंथ होती है 430 to 550 नैनोमीटर। और क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करती है जो 660 to 680 नैनोमीटर की होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो क्लोरोफिल ए है ना, वो क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पिगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी पिगमेंट। उसका रीज़न ये है कि ये जो सब पिगमेंट्स है ये एसेसरी पिगमेंट्स है जो सिर्फ मदद करते हैं क्लोरोफिल को लाइट एब्जॉर्ब करके देने की, बट एक्चुअली जो मेन है वो कौन है? क्लोरोफिल ए। मतलब ये राजा है और ये सेना है। राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना कुछ भी कर सकती है और राजा खुद प्रोटेक्ट करता है अपनी सेना को और अपनी प्रजा को, राइट। तो वैसे ही क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए, वो राजा है और उसे सारी की सारी लाइट एब्जॉर्प्शन करनी होती है। और क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोकाइनिन, ये जो सब कुछ है ये सब हमारे एसेसरी पिगमेंट्स है जो सिर्फ मदद करने का काम करते हैं। तो क्लोरोफिल बी जो है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट, बट उसकी नैनोमीटर होती है 450 to 500 नैनोमीटर। रेड एंड ऑरेंज लाइट 640 to 660 नैनोमीटर की लाइट ये एब्जॉर्ब करता है। अब एक चीज सुनिए, जो क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफिल ए से कम लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और अब आप करते हैं बात ज़ैंथोफिल की। अब सुनिए बच्चों कि कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट होता है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड के दो बच्चे होते हैं, एक होता है ज़ैंथोफिल, एक होता है कैरोटीन्स। बोलो कौन से होता है? कैरोटीनॉइड्स हैज टू किड्स, दैट इज ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स। अरे बाबा, ज़ैंथोफिल जो होता है टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड है, कैरोटीन जो होता है टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड है, बस डिफरेंस इतना है कि ये ब्लू लाइट ये वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, ये ब्लू लाइट ये वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। आप सभी को समझ में आया? और एक चीज़ कि हमारा जो भाई ज़ैंथोफिल है वो बड़ा है, वो बड़ा है तो उसे सबका प्रोटेक्शन करने के लिए पसंद आता है कि भाई हमारे मेरे भाई बहन बद्दू सब लोग क्या करें, मेरी फैमिली ये सब बचे हुए रहे, प्रोटेक्टेड रहे, इन्हें कुछ ना हो। तो ये क्या करता है? फोटो प्रोटेक्शन करता है बच्चों। क्या करता है? फोटो प्रोटेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो प्रोटेक्शन? फोटो मीन्स लाइट एंड प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट। मतलब कि जो लाइट है एक्सेस लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन काम करता है? ज़ैंथोफिल। समझ में आया आप सभी को? आगे जो फिर उसके बाद में हमारा जो कैरोटीनॉइड्स है ये तो हमें समझ में आया। अब एक चीज़ समझो, जो हमारा कैरोटीन्स है और वो ज़ैंथोफिल्स है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा बड़ा वाला भाई कौन है भाई? ज़ैंथोफिल। तो हमारा एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कौन करेगा? ज़ैंथोफिल। और उससे लेस कौन करेगा? कैरोटीन्स। समझ में आया? आगे हमारे हैं फाइकोबिलिन्स। कौन है भाई? फाइकोबिलिन्स। अब फाइकोबिलिन्स के भी दो बच्चे हैं, एक होता है फाइकोइरिथ्रिन एंड एक होता है फाइकोकाइनिन। अब फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोकाइनिन जो है वो अलगी में मिलते हैं हमें, एंड दे मोस्टली एब्जॉर्ब द ग्रीन येलो ऑरेंज लाइट। कौन सा? ग्रीन येलो ऑरेंज लाइट। समझ में आया? और उनकी वेवलेंथ होती है 500 to 650 नैनोमीटर। ऑर्डर ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चलो देखेंगे कि सबसे पहले कौन करता है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल बड़ा भाई है ए, फिर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल ए के बाद में क्लोरोफिल बी आता है, वो कम एब्जॉर्ब करेगा उससे। अब उससे भी कम कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो ज़ैंथोफिल्स। अब ज़ैंथोफिल बड़ा भाई हमें पता है, उसका छोटा भाई कौन है? तो कैरोटीन्स। कौन है? कैरोटीन्स। और कैरोटीन से भी कम एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो आ गए जी हमारे फाइकोबिलिन्स। कौन आ गए? फाइकोबिलिन्स। समझ में आया? तो यही सीक्वेंस है हमारा जिसमें कम से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है।
सबसे पहले ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन ले लीजिए। चलिए देखिए कि पिगमेंट्स कौन से टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोकाइनिन। बरोबर है। क्लोरोफिल ए हमारा प्राइमरी पिगमेंट है, बाकी के सब हमारे एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए हमारा मोस्टली ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो वेवलेंथ आप लर्न कर लीजिए। क्लोरोफिल बी हमारा जो है वो ब्लू लाइट और रेड ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ आप लर्न कर लीजिए। ज़ैंथोफिल जो है हमारा कैरोटिनॉइड्स का बच्चा है और वो बड़ा बच्चा होने की वजह से वो फोटो प्रोटेक्शन करता है और वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद में कैरोटीन्स जो है वो ज़ैंथोफिल का छोटा भाई है, तो वो भी एब्जॉर्ब ब्लू लाइट ही करेगा, बट हमारे ज़ैंथोफिल से कम करेगा। फाइकोबिलिन्स जो है हमारा, तो फाइकोबिलिन्स के भी दो होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोकाइनिन। और ये फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोकाइनिन हमें मिलता है अल्गी में और हमें ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करते हुए दिखते है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। क्या पढ़ने वाले बच्चों? एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब मेरे को बताइए, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा कैरोटिनॉइड है, ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, हमारा प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए हमारा लाइट ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल हमारा डार्क ग्रीन कलर का है और कैरोटिनॉइड हमें ऑरेंज कलर का दिखाया हुआ है। वही अनदर टाइप पे आपको दिखा है कि वेवलेंथ और हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन का एक ग्राफ है और इधर भी वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का ग्राफ है, पर इसमें हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया हुआ है और एब्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों कि ये जो हमारा लाइट ग्रीन कलर है क्लोरोफिल ए, तो वो हमारा प्राइमरी पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, तो हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो एक चीज देखो, ये जो ग्राफ यहाँ से आता है आता है आता है आता है, इसका यहाँ पे पिक है, तो उसके पिक कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पर, बराबर है। तो वैसा ही इधर निकाला हुआ है सेम टू सेम, ये यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, तो उसका पिक कहाँ पे? यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या होता है, आप देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है आपको कैसे दिखाई दे रहा है। मैं सेम कलर लेकर आपको एक चीज समझाती हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखो मैं सेम इधर ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। बराबर है बच्चों। ये जो पिंक मैंने ड्रॉ किया है, ये पिंक का ग्राफ क्या बताता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बराबर है। अब ये देखिए, तो ये तो इससे भी बड़ा दिखा रहा है हाई पिक, ये तो इससे भी बड़ा हाई पिक दिखा रहा है, बट अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा क्लोरोफिल ए है, इनके जो हाई पिक है वही हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का भी हाई पिक है। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली डिपेंड अपॉन द क्लोरोफिल ए। आप सभी को समझ में आया? तो हियर वी अंडरस्टैंड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट बिकॉज हाईएस्ट rate of photosynthesis is seen in the graph where chlorophyll A is high। अगर क्लोरोफिल ए हमें हाई दिखता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी हाई दिखाई देगा। एंड द रिमेनिंग पिगमेंट आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, और बाकी के हमारे एसेसरी पिगमेंट है जो सिर्फ हेल्प एंड प्रोटेक्ट करते हैं हमारी चीफ पिगमेंट को और फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज को। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हमें क्या समझ में आ रहा है? फोटो मीन्स लाइट एंड ऑक्सीडेटिव मीन्स ऑक्सीडेशन, कि भाई ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, बट ये एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसीलिए ये हमें फोटो ऑक्सीडेटिव स्टेट से बचाने का काम करता है। कौन? तो एसेसरी पिगमेंट। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हमने लिया है एक पेपर जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी पेपर, और उसके अंदर हमने एक सॉल्वेंट ऐड किया है। वो सॉल्वेंट क्या करेगा? तो वो एक लिक्विड का काम करेगा, और एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर हमने लिया है, बराबर है। और उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर, कितना बच्चों? 2 सेंटीमीटर ऊपर एक हल्की सी लाइन रहती है जिसके ऊपर हम डालेंगे हमारे लीफ का लिक्विड, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम? सॉल्यूशन। मतलब लीफ को हम क्रश करेंगे, उसका जो लिक्विड है बनेगा, वो लिक्विड हम इस पे 2 सेंटीमीटर पे डाल देंगे। उसके बाद में हमने डाला ये सॉल्वेंट में, और फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये पानी ऊपर 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 सॉल्वेंट हमारा चढ़ता जाएगा, कैपिलरी मूवमेंट करता जाएगा, और उस वजह से हमें ये ऐसे कलर्स दिखाई देंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब ये सब कलर्स क्या है? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, ये सब इसके कलर्स है, ओके।
तो चलिए आगे देखते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है कॉर्नेलियस वैन एक्सपेरिमेंट। ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सो ही स्टडीड ऑन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया बच्चों, इस पे PYQ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ। जल्दी ही मैं आपकी PYQ सीरीज शुरू करने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिए। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या है, तो उन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने की वजह से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करने की वजह से उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की। दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ही सेड दैट H फ्रॉम द सुटेबल H डोनर इज रिक्वायर्ड और नीडेड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। अरे बाबा एक चीज़ समझ में आई है, ठीक है, एक चीज़ समझिए कि हमारे पास CO2 है और हमारे पास में कुछ तो भी ऐसा है। देखो हमें आज पता है कि H2O यूज़ होता है, बट तब पहले H2O यूज़ होता है कि ये पता नहीं था। तो ये कॉर्नेलियस ने हमें मदद की कि कौन सा उसके अंदर एक ही जगह पे कौन सा आता है वो देखने के लिए। दो ऑप्शन थे, एक तो H2O हो सकता है या फिर H2S होता है, ठीक है। तो ये दोनों में वो कंफ्यूज थे। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, अगर CO2 प्लस H2A गिव्स C6H12O6 प्लस A2, मतलब इसका ये क्या आएगा पता नहीं था उन्हें। तो उन्होंने कंसिडर किया चलो H2 हो तो O2 मिलेगा। फिर उन्होंने कंसिडर किया H2S हो तो S2 मिलेगा, या फिर उसे बोल सकते हैं अपन सल्फेट मिलेगा। तो अब उनको कंफ्यूजन था कि क्या होगा, कौन सी चीज़ होगी। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि O16 आइसोटोप जो होता है वो H2O में होता है और O18 आइसोटोप जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो उस वजह से एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई S जो है वो तो H2 दे रहा है, मतलब हमें ऑक्सीजन मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब हमें ऐसी वाली गैस मिल रही है क्या जो हमें प्रेस्ली ने बताया था कि एनवायरमेंट को ठीक करता है, तो नहीं, वो तो हमें नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि वो जो गैस है वो H2O से ही रिलीज हो रही है, और H जो है वो हमें मदद करता है हाइड्रोजन डोनर बनने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अरे बाबा इधर देखिए ना, हाइड्रोजन ज़्यादा है और इधर देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फिर हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन डोनर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और वो हाइड्रोजन डोनर कौन है भाई हमारा, तो H2O है। समझ में आया आप सभी को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, मीजोफिल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स। क्या आपको पता है मीजोफिल सेल्स क्या है, तो मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन लीव्स। कहाँ होते हैं वो, लीफ में होते हैं। और कहाँ होते हैं, तो अपर इपिडर्मिस एंड लोअर इपिडर्मिस, मतलब अपर लेयर और लोअर लेयर के नीचे की जो लेयर होती है उस लेयर को बोलते हैं फिल सेल की लेयर। दे आर फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। किससे बनते हैं वो, ग्राउंड टिश्यू से बनते हैं। और जो मीजोफिल सेल है ना, तो वो मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। मीजोफिल सेल इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। It contains the large number of chloroplast। अरे बाबा जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में रहता है, मीजोफिल सेल में ही तो रहता है। और क्या है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में ही तो मदद होता है, O2 और CO2 की गैसेस की एक्सचेंज होती है इसमें। अब सुनो ध्यान से, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है बच्चों, क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, चलो ध्यान देंगे। तो पहली स्टेप है कि जब प्लांट होता है, वो प्लांट है, वो क्या करेगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप्स में होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अब मुझे बताइए लाइट रिएक्शन मतलब लाइट में होने वाली मैम, और डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में होने वाली मैम। अरे नहीं बच्चों, लाइट रिएक्शन मतलब मान्य है मुझे लाइट के प्रेजेंस में होती है, बट जैसे ही लाइट रिएक्शन हो जाएगी वैसे ही डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। अब समझो, लाइट एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, ये एग्जाम्पल एकदम मतलब नॉर्मल है, हाइपोथेटिकल है। अगर समझो 1 बजे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब लाइट रिएक्शन हमारी कब शुरू हुई, 1 बजे। फिर उसके बाद में लाइट रिएक्शन खत्म कब हुई, समझो 2 बजे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा, अरे बाबा लाइट रिएक्शन 1 बजे शुरू हुई, 2 बजे खत्म हुई, तो 2 बजे खत्म होते बराबर यहाँ पे कौन शुरू हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। कौन शुरू हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। अब मुझे बताओ दोपहर के 2 बजे दिन होता है या रात होती है, ऑब्वियसली दिन होता है। दिन होता है तो क्या होता है, लाइट होता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क में होंगी, लाइट रिएक्शन जैसे ही एंड होंगी वैसे ही डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ओके, आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होंगी।
अब आगे ध्यान दीजिए, जो प्लांट है वो लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है और वो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, इन ग्रेना। कहाँ पे होती है, इन ग्रेना। प्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझो एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन तुमने रखा, ठीक है, और तुमने एक पाइल बना दिया, मतलब एक गट्ठा बना लिया, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन रखकर। तो ये जो पूरा जो स्टैक है, इस स्टैक को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। फिर ये पूरा जो सर्कल हमने निकाला उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और इसे हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। सिर्फ एक को क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। और उसके अंदर की जो स्पेस है, क्या है बेटा, जो स्पेस है ये, उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो हमारा जो ग्रेना होता है, मतलब ये हो गया हमारा ग्रेना, ये पूरा स्टैक स्टैक स्टैक, ओके। तो जो ग्रेना होता है वहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, जब प्लांट लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है इन द ग्रेना, एटीपी और NADPH फॉर्म होता है। क्या होता है, एटीपी और NADPH फॉर्मेशन होता है। अब मुझे बताइए, आप पूछोगे कि एटीपी और NADPH मतलब क्या, तो एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दो चीज़ें होती है, ये फॉर्मेशन होती है। अब एटीपी तो हमें पता है एनर्जी है, हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो वो एटीपी के थ्रू होता है। अब सुनिए, जैसे ही हमारा जो एटीपी और NADPH फॉर्म हो जाएगा ना भाई, अब सुनो, आपने बचपन में तो ये पढ़ा ही होगा कि ये वाला साइड तुम्हारा रहता है रिएक्टेंट और ये वाला साइड तुम्हारा रहता है प्रोडक्ट। तो जैसे ही लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो डार्क रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट वो बन जाएगा, बराबर है। तो एटीपी और NADPH हमें मिल गया। फिर क्या होगा, तो डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों, स्ट्रोमा में होती है। और स्ट्रोमा क्या है, तो ये जो गैप और ये स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है, तो फिर एटीपी और NADPH, फिर स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, तो CO2 इज फिक्स्ड एंड द कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म। CO2 क्या होता है, फिक्स, एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब CO2 फिक्स्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या, तो ये सब हम आगे हमारी रिएक्शंस में जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम उसमें पढ़ेंगे। एक क्विक रिवीजन दे देंगे, ठीक है। अब वो क्विक रिवीजन कैसी है, देखिए, देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर बोला है तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो लाइट रिएक्शन करता है और डार्क रिएक्शन करता है। तो अगर प्लांट लाइट रिएक्शन कर रहा है तो वो ग्रेना में कर रहा है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, एटीपी एंड NADPH। फिर एटीपी और NADPH जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एटीपी एंड NADPH जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा, वैसे ही स्ट्रोमा में एक प्रोसेस शुरू हो जाएंगी जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। एक रिएक्शन शुरू हो जाएंगी जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या करेगा, तो CO2 का फिक्सेशन करेगा और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ग्लूकोज। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। डार्क रिएक्शन ऑकर एज सून एज द एटीपी एंड NADPH आर फॉर्म। मैंने ये बताया आपको, डज नॉट मैटर द लाइट और डार्क, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि वो लाइट है कि डार्क है, ये मैटर नहीं करता है कि दिन है कि रात है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज NADPH एंड ATP, ओके। तो एक बार फिर से मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए एटीपी एंड NADPH का। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एटीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट इज NADPH, ओके। अब ये देखिए, इसके अंदर आपको दो डिफरेंस दिखेंगे। एक डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे H है और यहाँ पे H नहीं है। अगर H यहाँ पर है तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और वही इधर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, नाइट्रोजन रिमूव हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।
आगे हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।